जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, अपने खर्चे बिल्कुल खुश होंगे। बहुत सारे दिन हो गए हैं, बहुत टाइम हो गया है मुझे पॉडकास्ट बनाए हुए, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। सो आई एम बैक विद अ बिग बैंग विद वर्ल्ड कप गोइंग ऑन। तो पाकिस्तान भी इंडिया जा चुका है और बहुत सारी ऐसी बातें मुझे करनी है, लेकिन चलें लेट्स स्टार्ट द वर्ल्ड कप पॉडकास्ट। सबसे पहला मैच, वार्म अप मैच, पाकिस्तान को किसके हवाले कर दिया था? पाकिस्तान को जख्मी टाइगर और जख्मी शेर के हवाले कर दिया था, जो हर वर्ल्ड कप में बेचारा निराश होके, शर्मिंदा होके, आखिरी बॉल पे हार के, इस तरह करके उस तरह करके जाता है। वो तो पहले मैच के अंदर, चाहे वार्म अप हो या गली का क्रिकेट हो, वो तो इतना तैयारी होके करके आएगा कि वो जो ना अगले की जो ना टांगे छत से, सॉरी छत से क्या लगा, वो छत पार कर देगा टांगे। तो वही हुआ। और जालिमों ने 36 बॉलें रहती थी, 38 बॉलें रहती थी, उसके बावजूद जीत लिया। इमेजिन करो कि अगर वो पहली बैटिंग कर रहे होते तो फिर तो भाई वो मेरे ख्याल से 450 तक तो ले जाते स्कोर। लोग बोल रहे हैं फट्टा विकेट थी, ये विकेट थी, वो विकेट थी, फलाना थी। अच्छा, मजे की बात ये कि जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा होता है तो वो बॉलिंग पिच बन जाती है, और जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा होता है तो बैटिंग पिच बन जाती है। ये एक अजीब मिथ है जो मुझे आज तक समझ नहीं आई। पहला मैच था हैदराबाद में। हमारा हैदराबाद में आके आप खाना नहीं खाया तो क्या किए, खुबानी का मीठा खा के जाइएगा, चाह मीनारा को जाके। तो वो इतना परेशान हो रहे थे पाकिस्तानी क्रिकेटर कि जल्दी से मैच ख़त्म करो, जल्दी जल्दी ख़त्म करो मैच, ताकि जो है ना हम यहाँ से जाएं। जो कि आपने देख लिया होगा, जो नवाज को चैपमैन ने लाठे मारे, ये लाठे, वो तो कहता भाई जल्दी करो, मेरे को जाके बाहर कुछ सूचना है। क्योंकि जितना स्पीड में ये गेम चल रहा था ना, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि वो 40 ओवरों में ही ख़त्म कर देंगे। वो तो बेचारे उन्होंने इज्जत रख ली कि भाई रिस्पेक्ट दी नंबर 1 टीम। वो बिल्कुल मेरे ख्याल से पाकिस्तान की नंबर 1 टीम बिल्कुल मुझे वैसी नंबर 1 लगी है जैसे कि पाकिस्तान की बहुत सारे इदारे जो है ना वो नंबर 1 दुनिया में रह चुके हैं। बिल्कुल वैसे पाकिस्तान की टीम नंबर 1 लगी है मुझे आज के मैच को देखने के बाद ना। लेकिन बहरहाल चलो, अब वो सब यही बात कह रहे हैं कि वार्म अप मैच था, वार्म अप मैच था। मैं तो कहता हूँ भाई इस वार्म अप मैच के अंदर भी इन्होंने शाहीन आफरीदी को बिठा दिया, जिसकी हमें सख्त जरूरत थी कि एक इंटरनेशनल फेस ऑफ के अंदर एक ऐसा खिलाड़ी आए जिसके ऊपर हमारी पूरी टीम रिलाई कर रही है। लेकिन नहीं, वो तो नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो वो बेचारा क्या कहते हैं उसको, क्या चीज़ होती है वो, क्या करे, हाँ अभी वो शादी करके आया है, तो अभी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ अलबत्ता उसकी जगह पे उन्होंने सबको बेंच को ट्राई किए। और मजे की बात यह है कि ऐसा लगा, ऐसा फुस बम निकले हैं सारे के सारे, खासतौर पे बॉलर्स जो है ना, वो बैट्समैन कुछ भी करें भाई, चलो रिजवान ने बहुत अच्छा खेला, बाबर ने अच्छा खेला, और बाकी मिडिल ऑर्डर ने भी, उसके बारे में बात करूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। लेकिन जो बेंच की ट्राई थी वो बेसिकली बॉलर्स के ऊपर होनी चाहिए थी, वो कि नहीं हो सकी। वो जो बॉलर्स आए हैं, जितनी जितनी विकेटें मिली हैं अब तक हमारे, देखो या अल्लाह, हम तो भाई हसन अली से उम्मीदें बांध के बैठे हुए हैं कि वही कुछ परफॉर्म कर देगा। लेकिन जवान का बच्चा, उसने भी जो है ना, फिर वो जब आखिरी बॉलों के वो जो छक्के खाए ना, उसने ये बार बार जो बॉलर दिए, नो बॉल, ये बॉल, वो बॉल, तेरी बॉल, मेरी बॉल, इसकी माँ की, उसकी माँ की, सब कुछ कर दिया उसने। पूरे अपने स्पेल के अंदर उन्होंने सारी चीज़ें दिखा दी, जितनी उसके जो है ना अंडर द स्लीव्स जितनी चीज़ें थी ना, वो सब निकाल के दिखा दी। वो तो मैं तो वैसे बड़ा स्केप्टिकल था कि भाई ये जो है ना ये नहीं परफॉर्म करेगा हसन अली ना। लेकिन जब उसने पहली बॉल के ऊपर विकेट ली ना, मेरे को यार क्या हो गया भाई, क्या मैं गलत था? मेरे एनालिसिस अपने गलत थे, जो मैं अपने बारे में सोच रहा था, क्या मैं गलत हूँ या ये सही है? तो भाई वो सब देखने के बाद मुझे इस चीज़ का ज़रूर अंदाज़ा हो गया कि अगर पूरा साल अगर आप ना पढ़ो ना और एक रात पहले पढ़ के चले जाओ तो बहुत मुश्किल है आपका पास होना। बिल्कुल इसी तरह जो है ना, अगर आपने बिल्कुल ही अपनी मनमानी टीम ले जाके, जिसको कहा गया हो कि भाई ये मेरी फैमिली है, मुझे तो दुख हो रहा है उस बंदे के ऊपर, अपने कैप्टन के ऊपर, कप्तान के ऊपर, कि भाई वो सारी की सारी बल्ली अपने सर ले रहा है। उसको ये चाहिए नहीं था कि वो बोले कि नहीं यार ये मेरी फैमिली है और मैं नहीं चाहता कि इसके ऊपर कोई बातें बनाए, और हम लोग जब जीतते हैं तो एज ए फैमिली। भाई फैमिली नहीं है ये, फैमिली नहीं है ये, आपकी टीम है, ये प्रोफेशनल्स हैं, इसमें फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं है। जो परफॉर्म करेगा वो टीम के अंदर होगा, जो नहीं करेगा वो टीम के बाहर होगा। जबरदस्ती आपने अगर शादाब को खिलाया अपनी गारंटी लेके, तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कि वो लोन ले नहीं जाता, वो कहता है यार मेरी गारंटी पे इसको लोन दे दो, ये जो है ना परफॉर्म करेगा। इतना डरा हुआ है बंदा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोग बोल रहे हैं शादाब से बॉलिंग नहीं होगी, उसने स्पेल कराया ही नहीं पूरे उसके अंदर, मैच के अंदर। यानी इतनी डर बैठ गया था कि भाई ये जो है ना, मेरी नज़र में
शादाब बेसिकली एक कंफ्यूज इस वक्त पर्सन है। राइट नाउ ही इज वेरी कंफ्यूज, रीजन बीइंग बिकॉज इस वक्त वो समझता है अपने आप को ऑलराउंडर। वो आया था एज ए बॉलर, अब वो समझने लग गया कि मेरा बल्ला भी चलता है, तो एज ए ऑलराउंडर समझने की वजह से उसको लगता है कि मैं बैटिंग भी कर सकता हूँ। अब वो बैटिंग भी जब कर सकता है तो वो बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो बॉलिंग की नहीं कर पाता, क्योंकि टाइम तो एक ही होता है ना भाई, आपने चाहे बॉलिंग करनी है या बैटिंग करनी है, वही टाइम आप बैटिंग वाली बॉलिंग पे दे दोगे तो आपकी बॉल टर्न होना शुरू हो जाएगी। उनकी बॉल इतनी लंबी लंबी टर्न होती है, इतना उनका स्विंग और इतना टर्न होता है, और हमारी बॉल इतनी टर्न हो रही होती है। तो भाई मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि बॉलिंग कोच भी हमारे वो कहते हैं कि नहीं भाई मैं तो फास्ट बॉलिंग कोच हूँ, स्पिनर के लिए आपको कोई नया बंदा हायर करना पड़ेगा। मिकी आर्थर साहब हमारे अब मुझे नहीं पता इस वर्ल्ड कप में मैंने देखा ही नहीं देखा, लेकिन एशिया कप में तो वो मेरे ख्याल से वूस्टरशायर में बैठे हुए थे, और या इधर उधर कहीं इंग्लिश प्रीमियर लीग में जो है ना वो अपनी फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे, क्योंकि उनको पता है इधर तो मेरी बिलावज हम सिंधु के ऊपर जाते हैं कि यार ये गोस्ट स्कूल है या ये स्कूल है। हमारा तो अपना जो बेसिकली एक कोच या डायरेक्टर जो भी इसको उहदा दिया हुआ है वही गोस्ट है, यानी बैठा हुआ है गोस्ट की तरह बैठा हुआ, नजर नहीं आ रहा, वहां पे बैठा हुआ है भाई। आईपैड लगा के उसको देख लो, कंप्यूटर की स्क्रीन में उसको देख लो, बता देगा हाँ भाई ये काम करो, इस उंगली को यहाँ रखो, इस उंगली को अंदर बॉल के डालो और आप जीत जाओगे, ऐसा वो बताता है। लेकिन बारह चलो मेरे जो है ना वो आर रोने चलते रहेंगे। तो वो आगे जाए तो मैच के ऊपर अगर बात की जाए थोड़ी सी, तो उसके अंदर अब्दुल्ला शफीक की विकेट, मिडिल ऑर्डर के दो बैट्समैन हमें नए, तीन बैट्समैन चलो एक तरह से कहा, अब्दुल्ला शफीक, आगा सलमान और क्लासिक सऊद शकील मेरा हम नाम। उसकी अब्दुल्ला शफीक तो मेरे ख्याल से इस तरह स्टंप हुआ है आगे जाकर कि मेरे ख्याल से वो कह रहा था कि भाई चलो भाई भाई चलो भाई ये इधर तो नहीं चलने वाला ना, चलो निकलो। वो आधी पिच पे तो वैसे ही आ चुका था, वहीं से वो सीधा निकल गया। उसने कहा चलो, उसने मुड़ के देखा ही नहीं कि पीछे क्या हुआ, उससे बॉल फंबल तो नहीं हो गई या क्या हो गया। वो आधी पिच पे अपना स्टाइल मार के खड़ा हुआ है कि अब मैंने यहाँ से सीधा जाना है और वहाँ पे खुबानी का मीठा खाना है। सही है भाई, वो तो चलो एक कहानी मुक गई। उसके बाद आगे देखा जाए तो हमारा जो आगा सलमान है उसे पूरी हर जिस्म के हर कोने की कोशिश कर ली कि भाई मेरे से बड़े बड़े शॉट लग जाए, लेकिन क्या कह सकते हैं, ये तो सबको पता ही है कि क्या उसके साथ हुआ। जो क्लासिक गेम हुआ है, जो मजा आया देखने में मुझे, वो सऊद शकील के जो कवर ड्राइव्स थी, जो उसके शॉट, जो उसके पक्के पक्के शॉट्स थे। मैं आखिरकार कहते हैं ना कि वो जब मौका मिलता नहीं है कराची वाले को, जब मिलता है तो उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन वो बेचारे को भाई मौका मिला है, उसने परफॉर्म भी किया है। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि उसको जो है ना वो एशिया कप में क्यों नहीं खिलाया गया। लेकिन चलो यू नेवर नो कि एशिया कप की फिजिबिलिटी जो कंडीशंस थी वो उसके लिए साजगार नहीं थी। लेकिन हैदराबाद जो कि मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर दूर या 300 किलोमीटर दूर है या माइल्स दूर है, और उसकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना उसके लिए फिजिबल थी कि भाई वो यहाँ पे खेल सकता है, लेकिन श्रीलंका में नहीं खेल सकता। कुछ नहीं समझ में आई मुझे बात, कोई बात समझ में नहीं आने वाली थी। चलो पाकिस्तान की भी तो मैच थे, उसमें खिला देते, नहीं भाई कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको पता ही है कि कहाँ से उसका ताल्लुक है, उसको क्यों चांस मिलेगा क्रिकेट के अंदर। तो भाई जब जब वहाँ पे बैठे हुए ऐसे ऐसे डायनासोर बैठे हुए पुराने ज़माने के, जिनकी परफॉर्मेंस के बगैर उनको चांस मिल जाता है, तो फिर आगे क्या कह सकते हैं। सिर्फ 2-3 प्लेयर है जिनके ऊपर मैं इस वक्त रिलाई कर रहा हूँ। ऑब्वियसली रिजवान वापस हो सकता है, इंशाल्लाह उसकी फॉर्म वापस आ जाए। अपना जो है ना बाबर, ऑब्वियसली बाबर एक नेमत है जो पाकिस्तानी टीम को मिली है, बस अब हम कितनी देर तक उस नेमत को अपने हाथ में रखते हैं। रिजवान, बाबर और इफ्ती, सऊद शकील, और बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। शायद शाहीन परफॉर्म कर ले, लेकिन उसामा मीर भी हेल्पलेस नजर आया। वो भी उसका जो कैच पकड़ा था पीछे बिहाइंड द स्टंप्स, वो मेरे ख्याल से मोर ऑफ ए रिजवान्स एफर्ट, वो मुझे कोई ऐसी खास चीज़, इतने लोगों, मैं भी उसके बारे में काफ़ी डिफेंड कर रहा होता था कि नहीं यार इसको चांस मिलना चाहिए, इसको चांस मिलना चाहिए, लेकिन उसको भी देखने के बाद आई वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड। और वसीम जो है हमारा, वो बेचारा भाग रहा होता है बॉल को रोकने के लिए, चौके के लिए, और वो फिर चौका नहीं रोक पाता तो हंस रहा होता है मैंने चौका नहीं रोका तो क्या हो। अबे भाई खुदा का वास्ता है, ये तो जो प्री टर्म्स होते हैं एग्जाम्स, जो आपके एग्जाम से पहले होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि आपको असेस किया जाए कि आपका असली एग्जाम कैसे होना है। तो बहरहाल ये इस तरह की सारी चीज़ें सूरत हाल देखने के बाद मुझे नहीं लग रहा, मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के साथ। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब आपको लीस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं ना पाकिस्तान से, पाकिस्तान उसी वक्त परफॉर्म करती है। जब भी आपको उम्मीद खत्म हो जाती है बिल्कुल, नहीं भाई बिल्कुल लेट गया पाकिस्तान, फिर जाके पाकिस्तान परफॉर्म कर देती है। तो इस वक्त जो सबसे अहम मैच है पाकिस्तान के लिए, टॉप 4 में तो मुझे नहीं लगता कि क्वालिफाई इस वक्त करेगी, जिस तरह की कंडीशन, जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि बैटिंग पिच है XYZ, मुझे आई डोंट थिंक सो इट विल बी गोइंग फॉर द टॉप 4।
हाउएवर शायद अब जो असल मैच है वो इंडिया पाकिस्तान वाला मैच है, तो उसको हम देखते हैं कि कैसे वो क्या आउटकम होता है, हाउ वुड दैट स्पैन आउट इन नियर फ्यूचर। आखिर में बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो कॉन्ट्रैक्ट सबको मिल गए हैं, मेजोरिटी। ऑब्वियसली आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स जो जिनको सबसे क्लास ए मिला है, जिस तरह जेल की क्लास होती है उस तरह जो सबसे ए क्लास या क्लास 1 का कॉन्ट्रैक्ट या डिवीजन 1 जो भी कहते हैं उसके, वो उसमें 3 ही है मेरे ख्याल से, शाहीन है, बाबर है और रिजवान है। उसके बाद फिर इस तरह ग्रेजुअली कमिंग डाउन डाउन डाउन। तो सबसे पहले वालों को 45 लाख मिलते हैं पाकिस्तानी PKR अ मंथ। उसके बाद वालों को मेरे ख्याल से 25 मिलते हैं, फिर 15 मिलते हैं, और सबसे आखिर वालों को 7.5 पर मंथ मिलते हैं, विच इज़ अ गुड मनी ऑब्वियसली। दुख हुआ मुझे इस बात का हुआ कि हमारा जो एक नया खिलाड़ी है अबरार, उसको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं शामिल किया, जबकि उसको लेकर भी गए अभी वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब ऐसा टाइम आ गया कि हमारी टीम एक फैमिली कल्चर से बाहर निकल के एक प्रोफेशनल कल्चर में आए, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा है नियर फ्यूचर कि ऐसा होने वाला है। बहरहाल उम्मीद रख सकते हैं इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में आप सबसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।